नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो कि मैराथन क्लास के माध्यम से हम करते हुए आगे बढ़ रही है। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास के प्रश्न नंबर 1 से, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक प्रश्नों को हम व्याख्या सहित करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक प्रश्न के साथ आप लोगों के और अन्य तथ्य भी जो है बार बार रिवीजन होते जाए। तो इससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी और परीक्षा में इन प्रश्नों के माध्यम से आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर चैनल पर पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो को भाई लाइक करते हुए भी चलना है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी कहानी है जिसके लेखक प्रेमचंद नहीं है? आंसर आप लोगों के सामने ही है। देवदासी कहानी के लेखक प्रेमचंद जी नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद जी है। होली का उपहार, बड़े घर की बेटी और मुक्ति मार्ग, तीनों की तीनों कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी की है। देखते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, होली का उपहार और अन्य बिंदु पर हम देखें बात करें तो होली का उपहार, मुक्ति पर्व, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन आदि मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। लगभग मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है 300 कहानियों की रचना की है। मुंशी प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट, कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ये आप सभी को पता है। अगर कई बार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानियों की संख्या परीक्षा में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है इन्होंने लगभग जो है 300 कहानियों की रचना की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में जब हम देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सुमेलित हमें करना है, तो किस पुस्तक के लेखक कौन विद्वान रहे हैं, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा जी माने जाते हैं, ये आप सभी को पता है। भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह के लेखक जो है महेश दास शुक्ल जी रहे हैं। उसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना नहीं है ये, बल्कि जो है किनके द्वारा लिखी गई है, हिंदी भाषा और साहित्य, ये श्याम सुंदर दास जी की रचना है। और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये जो है हरिओत जी की रचना है। तो देख लेते हैं, इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जब हम देखें तो हमारा सी होगा हमारा इस प्रश्न का सही आंसर। ए का हो जाएगा 4, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा गया। भाषा विज्ञान के लेखक जो है महेश दत्त शुक्ल जी रहे, 2 का हो जाएगा 1। और इसी प्रकार से हिंदी भाषा और साहित्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का नहीं, बल्कि जो है ये श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ है। और इसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य का विकास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। इस प्रकार से आप लोग आंसर लगाओगे सी। तो देख लेते हैं आगे, एक बार से फिर इनके लेखकों को रिवाइज कर लेते हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को। तो देख लेते हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद भाषा काव्य संग्रह जो है महेश दत्त शुक्ल जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखी पुस्तक है। मैं ट्रिक में अधिक विश्वास नहीं करती, बल्कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों की रिवीजन करेंगे, तभी आपको भी ये याद रह पाएंगे परीक्षा में। नहीं तो जो है आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जो रचना किस लेखक की है या किस साहित्यकार द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। इन ग्रंथों को, इन जो रचनाओं को आप जो है बार बार रिवाइज करते रहोगे, तो ही आपको परीक्षा में ये याद रह पाएंगे। तो इसलिए तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतरता के साथ अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। निरंतर अभ्यास ही होता है सफलता का राज।
बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 पर जब हम देखें तो इनमें जो दी गई जो कुछ पंक्तियां हैं, कुछ उनके रचनाकार है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हमें बताना है किस पंक्ति के रचनाकार कौन है। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, जो ये पंक्ति है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, ये जो पंक्ति है पंत जी की पंक्ति है। छायावाद के प्रमुख कवि जो प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल जो है पंक्ति पंत जी की है, सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं जीवन का लेकर नव विचार, जो ये पंक्तियां हैं ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद सुमन हृदय में सेज बिछाते, जो ये पंक्तियां हैं ये महादेवी वर्मा जी की है। सुनीता वसंत में उपवन में कल कुंजित पिक, जो ये पंक्तियां हैं ये निराला जी की पंक्ति है। तो देख लेते हैं इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा ए का हो जाएगा हमारा 3, ए का 3 हमारे 2 ऑप्शनों में है भाई, और बी का हो जाएगा हमारा जो है प्रसाद जी 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं, सॉरी भाई ये भी हमारे 2 ऑप्शनों में ही है। तो देख लेते हैं सुमन हृदय में सेज बिछाते, ये 4 महादेवी वर्मा का, सी का 4 इसी में है, ए में ही है, अर्थात ए ही हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर से एक बार इनकी पंक्तियों ये जो पंक्तियाँ लिखी गई है लेखकों द्वारा, इनका जो छायावाद युग के प्रमुख लेखक रहे हैं पंत जी, महादेवी वर्मा, प्रसाद जी और जो है निराला जी, इनसे संबंधित जो ये यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है इनकी भी एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है। जीवन का लेकर नव विचार, प्रसाद जी की पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। सुमन हृदय में सेज बिछाते, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। सुनीता बसंत में उपवन में कल कुंजित पिक, ये जो पंक्ति है निराला जी की है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो और इन पंक्तियों को जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही हम जो है विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं वे अपने आप में इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ जितने भी पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि 50% से अधिक प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इन्हीं तथ्यों में से सभी तथ्य जो है परीक्षा में आपको आपके सामने होंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। भाई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 में हम देखें हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास नामक जो रचना है वो उदय नारायण तिवारी जी द्वारा लिखी गई है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी जी की रचना है। और डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास का जो संपादन किया 1973 में लिखा। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 1929 में इसकी रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका जो लिखी वो 1940 में लिखी। इसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो नामक पुस्तक लिखी वो 1952 में लिखी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पूछा जाए तो भाई उदय नारायण तिवारी का नाम आएगा, लेकिन हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पूछा जाएगा तो हजारी प्रसाद का नाम आएगा। 1952 में लिखी गई ये इनकी पुस्तक है। इसके बाद हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है ये भी 1952 की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो रचना है ये जो ग्रंथ है ये पुस्तकों के नाम है इन विद्वानों के, तो ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं तथ्यों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस जो पुस्तक है इसके लेखक माने जाते हैं विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही जो है प्रयोगवाद के अंतर्गत आने वाले तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस
विजय देवनारायण शाही जी द्वारा लिखी गई एक जो है कविता संग्रह है। और उसके बाद देख लेते हैं इनके द्वारा रचित कविता संग्रह। भाई इनके जो प्रमुख ग्रंथ है ये इनका। उसके बाद देख लेते हैं इनके कविता संग्रह। मछली घर कई बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचना है इनकी। कई बार हमें देखने को मिली है कि पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। ये भी विजय देवनारायण शाही जी की रचना है। साखी भी, संवाद तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी, ये सभी रचनाएं विजय देवनारायण शाही जी की हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 6। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जो है इनमें से कौन माने जाते हैं। काव्य हेतु संबंधी जो ये पंक्तियाँ दी गई है, शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्यावक्षणायत, काव्य शिक्षणाभ्यास इति हेतुस्तदुभवे। जो ये पंक्तियाँ हैं ये जो है किसके द्वारा लिखी गई जो ये पंक्तियाँ हैं, ये जो हमारी पंक्तियाँ भाई ये मम्मट जी की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे मम्मट जी के संबंध में और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ तथा इनके पिता का नाम कैयट था और इनका जो समय है 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। मम्मट का समय अगर पूछ लिया जाए तो 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। उसके बाद मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथों की भी रचना की है। इसमें कुल 10 उल्लास है अर्थात अध्याय है। उल्लासों को यहाँ पर अध्याय को उल्लास कहा गया है। मम्मट जी द्वारा कुल जो है 10 उल्लास लिखे गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हम देखें मम्मट का जो ये ग्रंथ है काव्य प्रकाश में 10 अध्याय है अर्थात 10 उल्लास है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में जब हम देखें तो सुमेलित कीजिए। एक तरफ भाषाएं दी हुई है, दूसरी तरफ उन भाषाओं के अन्य नाम दिए हुए हैं। जैसे कि ब्रज भाषा का जो अन्य नाम होता है वो होता है बेसवाड़ी। बेसवाड़ी को ही ब्रज भाषा कहा जाता है। उसके बाद जो है बेसवाड़ी को जो है ब्रज भाषा का नाम नहीं है बल्कि जो है अंतर्वेदी है ब्रज भाषा का अन्य नाम। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। उसके बाद अवधि का नाम अन्य नाम होता है बेसवाड़ी। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी भाई। तो देख लेते हैं ब्रज भाषा का जो अन्य नाम है वो अंतर्वेदी है और अवधि का अन्य नाम जो है वो है बेसवाड़ी। उसके बाद जो है हरियाणवी का अन्य नाम आपको पता ही है भांगरू है और छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम जो है खलाटी है। इसी प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन छाटिए। तो चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में हमें असत्य कथन देखना है। यह परीक्षा गुरु के बाद की कीर्ति है। जो चंद्रकांता उपन्यास है ये परीक्षा गुरु के बाद की कीर्ति है। बिल्कुल सही कथन है क्योंकि जो परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा 1882 की रचना है और चंद्रकांता का जो समय 1888 है। ये आपको पता ही है। तो देख लेते हैं आगे। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। जो इस उपन्यास में असाधारण कल्पना शक्ति निहित है बल्कि आपको पता ही है चंद्रकांता उपन्यास देवकीनंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया जो कि तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के जन्मदाता इसी उपन्यासकार को माना जाता है। तो इसमें असाधारण कल्पना शक्ति का समावेश किया हुआ है इन्होंने अपने उपन्यासों में। तो चंद्रकांता में भी काफ़ी सारी जो है जो एक तरह से कहा जाए तिलिस्मी और जो है अय्यारी तरह की जो है जादू टोने संबंधी जो है चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 में हुआ बल्कि 1888 में हुआ इसका प्रकाशन। ये हमारा गलत हो जाएगा। तो असत्य कथन हमारा यही है। तो सी आंसर हो जाएगा हमारा। डी भी हम ऑप्शन में जो दिया हुआ है देख लेते हैं। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्वान है। तो ये बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे।
और अन्य जब तथ्यों को हम देखें तो चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन आपको पता ही है 1888 में हुआ। इसके लेखक देवकीनंदन खत्री थे, जबकि परीक्षा गुरु का जो समय है 1882 रहा। और जो देवकीनंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया चंद्रकांता उपन्यास परीक्षा गुरु के बाद की रचना मानी जाती है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। बिल्कुल इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने का कथा संगठन भी विद्यमान है। यह सभी कथन जो है चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में बिल्कुल सत्य कथन है। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित अन्य उपन्यास भी जब हम यहाँ पर देखें तो चंद्रकांता संतति 24 भाग, चंद्रकांता संतति भाई, और नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी और गुप्त गोदना, ये इनके और अन्य उपन्यास हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9 पर जब हम बढ़े तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कीर्तियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त है? तो गोस्वामी जी द्वारा रचित कुल जो है कितनी कीर्तियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन हमें प्राप्त होते हैं? तो ये होती हैं हमारी 4 कीर्तियों में। कौन कौन सी वे कीर्तियाँ हैं उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगी रामचरितमानस, उसके बाद गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली। इन सभी में जो है उत्तरकांड संबंधी वर्णन हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। और अन्य कीर्तियाँ भी जब हम देखें यहाँ पर, और अन्य ग्रंथ भी जब हम देखें गोस्वामी तुलसीदास जी के, तो उसमें शामिल है वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलल्ला नचो आदि। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो दृष्टकूट पदों की रचना आप सभी को पता है सूरदास जी द्वारा साहित्य लहरी में की गई है। साहित्य लहरी जो है नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है। इसमें दृष्टकूट पद संकलित है। काव्य रूढ़ियों में निबंध होने के कारण दृष्टकूट पद तुरोय है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। कामरेड का कोट किसकी रचना है? कामरेड का कोट जो है संजय की रचना है। तो एक लेखक हुए हैं संजय, उनके द्वारा लिखी गई जो रचना का एक इनका कहानी संग्रह है कामरेड का कोट, जो कि 1993 में प्रकाशित किया गया। इनकी 5 में से 2 कहानियाँ, एक बदिया बैल और दूसरा भगदत्त का हाथी, लेखक ने बिहार की गहरी जड़ें जमाए सामंतवाद की सघन पड़ताल की है और अपनी विवादास्पद कहानी कामरेड का कोट में अन्य और शोषण पर आधारित सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई की रणनीति निर्धारित की है। यह स्थानीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में निष्ठा और संप्रण के साथ व्यावहारिक रणनीति स्वीकार किए जाने और विकास पर बल देने वाली कहानी इनकी मानी जाती है। जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया हमें परीक्षा तक अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन करनी है। बार बार जब तथ्यों की रिवीजन आपके सामने होगी तो आपके सभी प्रश्न परीक्षा में सही होंगे। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 12। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण रचना है उनके लेखक माने जाते हैं दामोदर शर्मा जी। दामोदर शर्मा जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण ग्रंथ है। इसमें मध्य देशीय अवहट भाषा का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। श्यामा चौपन के लेखक कौन है? श्यामा चौपन कई बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना है। जगमोहन जी का ये इनका उपन्यास है जो कि 1888 ईस्वी में लिखा गया श्यामा चौपन उपन्यास। इसमें ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की परिणय कथा वर्णित इस उपन्यास में देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? मेरी तेरी उसकी बात जो उपन्यास है, जो रचना है, ये जो है यशपाल जी का उपन्यास है। तो देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा ए। मेरी तेरी उसकी बात 1974 में लिखा गया यशपाल जी का 11वां और अंतिम उपन्यास माना जाता है। तेरी मेरी उसकी बात है भाई, मेरी तेरी उसकी बात नहीं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कई बार जल्दबाजी में हम जो है जल्दी जल्दी शब्दों को इधर उधर बोल देते हैं। तो इसमें कुल जो है इस उपन्यास में 1919 से लेकर 1945 तक की प्रत्येक राजनीतिक घटना तथा उसके प्रभाव का अंकन भी
हमें देखने को मिलता है, अतः इसे राजनीतिक उपन्यास भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इसमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती? तो आपको पता ही है, बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बल्कि ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये सभी बोलियाँ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ हैं। बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियाँ जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी की और अन्य बोलियाँ कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बढ़ते हैं आगे। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के वर्ग में आती है। साथ ही जो है हरियाणवी और खड़ी बोली भी ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। श ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। तो श ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारा होता है तालव्य। श ध्वनि उच्चारण स्थान तालव्य है। जिन व्यंजनों के उच्चारण स्थान में जीवा का अग्रभाग, जो हमारी जीवा होती है उसके आगे वाला भाग कठोर तालु का स्पर्श करता है, उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि च, छ, ज, झ, श, य और श भी जो है तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आती है। आप जो है उच्चारण करके देख सकते हो, महसूस करके देख सकते हो। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 17। भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं। भाषा और समाज नामक पुस्तक रामविलास शर्मा जी की है, जो कि 1961 में इनके द्वारा लिखी गई और डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक व विचारक, भाषाविद, कवि रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18। इनमें कौन सा संकलन पथ में इनमें से जो है संकलन पथ में किसकी गणना नहीं की जाती? तो इसमें से जो है हमें स्थान संकलन जो संकलन पथ में जो है गणना नहीं की जाती, तो समय संकलन, प्रभाव संकलन या कार्य संकलन, ये सभी शामिल है संकलन पथ में। तो देख लेते हैं। देश काल और कार्य की एकता को संकलन त्रय कहते हैं, अतः प्रभाव संकलन की गणना जो है संकलन त्रय में नहीं होती। प्रभाव आंसर हमारे सामने है, फिर भी हम गलत बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं। सी हमारा आंसर हो जाएगा। भाई स्थान संकलन आएगा, लेकिन जो है प्रभाव संकलन नहीं आएगा। कार्य संकलन, स्थान संकलन और जो है समय संकलन, ये सभी संकलन त्रय के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19। जब हम देखें हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कारकर्ता कौन है? तो हिंदी जाति की अवधारणा जो लिखी गई ये लिखी है जो रामविलास शर्मा जी द्वारा। उसके बाद हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी की चर्चित लोकप्रिय आलोचनात्मक रामविलास शर्मा जी की कीर्ति रही है। भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? भाषा और संवेदना के लेखक निम्नलिखित में से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। भाषा और संवेदना 1984 ईस्वी में जो इसका समय है, इसके लेखक जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी माने जाते हैं। यह इनकी प्रमुख समीक्षात्मक कीर्ति है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और व्यास सम्मान प्राप्त हुआ उन्हें 1996 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लिए रचनाकार कौन है? तो इस उपन्यास के रचनाकार रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। समय है 1886 ईस्वी। इसमें ब्रह्मचारी विनायक सरल व निष्कपट व्यवहार से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और इस उपन्यास का जो उद्देश्य है वे विद्यार्थियों के चारित्रिक शिक्षा देना है। उसके बाद चारित्रिक शिक्षा देना है इस उपन्यास का उद्देश्य विद्यार्थियों को। जो विनायक होते हैं, एक डाकू होते हैं और डाकू होता है और उसका भी हृदय परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ये उपन्यास में दर्शाया गया है। तो देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22। अंगद का पाँव के लेखक कौन है?
अंगद का पाँव जो रचना है उसके लेखक माने जाते हैं श्री लाल शुक्ल जी। लाल शुक्ल जी द्वारा लिखी गई रचना 1958 ईस्वी में अंगद का पाँव, श्री लाल शुक्ल जी की इनकी ये व्यंग्यात्मक रचना है। इनकी और अन्य व्यंग्यात्मक रचनाएं यहाँ से वहाँ 1970, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना 1979, कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1993, आओ बैठ ले कुछ देर 1905, उसके बाद अगली शताब्दी का शहर 1996, खबरों की जुगाली 2006 की रचना है। खबरों की जुगाली जो है श्री लाल शुक्ल जी की। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न नंबर 23, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? निम्नलिखित में से कालीचरण जो है मैला आंचल का पात्र है। तो मैला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया उपन्यास प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है हिंदी का। तो ये भी आप सभी को पता ही है। और जो समय है इसका 1954 ईस्वी, 1954 में प्रकाशित हुआ। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? तो हिंदी की इनमें से कौन सी महिला कथाकार नहीं है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा महाश्वेता देवी। उपयुक्त महिला कथाकारों में जो है महाश्वेता देवी हिंदी की नहीं बल्कि बांग्ला भाषी उपन्यासकार मानी जाती हैं। कृष्णा शोभती, राजी सेठ व मधु कंकारिया ये सभी हिंदी की जो है कथाकार रही हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तो संत महंतों के जो लक्षण है तुलसीदास जी की वैराग्य संदीपनी रचना में वर्णित है। वैराग्य संदीपनी जो रचना है तुलसीदास जी की, इसमें संत स्वभाव व संत महिमा का वर्णन दिया गया है। और वस्तुतः वैराग्य संदीपनी दोहा, चौपाई और सोरठा में कुल जो है 62 छंदों की लघु रचना मानी जाती है। प्रथम 7 छंदों में मंगलाचरण और भगवत स्वरूप का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। और 26 छंदों में संत स्वभाव व 9 छंदों में संत महिमा तथा 20 छंदों में शांति वर्णन है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम हमें लगाना है। यहाँ पर लेखकों के जन्म के अनुसार जब हम सही अनुक्रम के आधार पर जब हम देखें तो आंसर होगा हमारा सी, राजा लक्ष्मण सिंह आएंगे पहले, फिर बाल मुकुंद गुप्त, फिर बाल कृष्ण भट्ट, फिर प्रताप नारायण मिश्र। इनके जन्म काल को भी हम देख लेते हैं कि साहित्यकार का जन्म कब हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 ईस्वी, बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 1844 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 ईस्वी और बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। ये भाई हमारा थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो सबसे पहले आएंगे राजा लक्ष्मण सिंह, फिर बाल मुकुंद गुप्त, फिर बाल कृष्ण भट्ट, एक मिनट, राजा लक्ष्मण सिंह, बाल कृष्ण, एक सेकंड भाई, इसमें ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सभी ऑप्शन हमारे गलत दिए हुए है। तो आंसर हम मतलब यहीं देखेंगे। इन विद्वानों का जन्म उन्हीं के अनुसार जब हम इनको क्रम वाइज लगा लेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह 1826, बाल कृष्ण भट्ट 1844, प्रताप नारायण मिश्र 1856, उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त आए गए 1865। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा इन कीर्तियों का जो काल के आधार पर सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगी रसिक प्रिया, फिर श्रृंगार मंजरी, फिर षट ऋतु वर्णन, फिर रस रहस्य। इस प्रकार से हमें इनकी कीर्तियों को लगाना है। तो देख लेते हैं किस के रचनाकार कौन है। तो देख लेते हैं रसिक प्रिया जो कि केशवदास जी की 1591 की रचना है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि जी की 1630, षट ऋतु वर्णन सेनापति जी द्वारा 1643 और रस रहस्य आपको पता ही है कुलपति मिश्र जी की 1660। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न फिर से आप इनको रिवाइज कर सकते हो भाई अगर इन रचनाओं को। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में जब हम देखें, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें लगाना है। यहाँ पर ये सभी के सभी मनोवैज्ञानिक उपन्यास दिए गए हैं और इनको क्रम वाइज हम लगाएं तो कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी और अपने अपने अजनबी। तो देख लेते हैं इनके रचनाकार को भी। तो कल्याणी जो है जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा गया 1939। सन्यासी उपन्यास लीलाचंद्र जोशी जी द्वारा लिखा गया 1940। और अजय की डायरी जो है देवराज जी द्वारा लिखी गई 1960। अपने अपने अजनबी जो है 1961 में लिखी गई अज्ञे जी की उपन्यास माना जाता है। अज्ञे जी की रचना है। जैनेन्द्र, लीलाचंद्र जोशी और अज्ञे जी, ये तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं बढ़ते। और देवराज भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार में शामिल है। तो इन सभी का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि एक प्रश्न कई बार इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इनमें से नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष के जो अनुसार जो नाटकों का सही अनुक्रम जब हम देखें तो सबसे पहले आएगा हमारा द्रौपदी कथा एक हंस की, सॉरी भाई यहाँ पर थोड़ा वो आएगा एरो बीच में। तो द्रौपदी कथा एक हंस की पूरा एक नहीं है, बल्कि द्रौपदी अलग है। तो द्रौपदी जो है सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया नाटक है। कथा एक हंस की, कबीर खड़ा बाजार में, इस प्रकार से हमें लगाना है। फिर अंत में आएगा कोर्ट मार्शल। तो देख लेते हैं। सबसे पहले द्रौपदी उपन्यास जो है सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है, जो कि 1972 में नाटक है भाई, उपन्यास नहीं नाटक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगी। तो द्रौपदी जो है सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया नाटक 1972 ईस्वी। कथा एक हंस की जया प्रकाश सिन्हा जी का 1976 का नाटक है। और कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी जी द्वारा 1981 का नाटक है। और कोर्ट मार्शल जो है स्वदेश दीपक जी का 1991 का। इनको भी आपको एक बार से फिर से रिवाइज कर लेना है, ताकि परीक्षा में जब इनमें से कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। जब इन तथ्यों की बार बार रिवीजन होगी तो अपने आप ही ये याद हो जाएंगे, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो देख लेते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्योपदेशिक शैली पर आधारित है? तो ये है इनका कामना नाटक। जयशंकर प्रसाद जी के जो अन्य रचनाएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का जो है झरना इनका काव्य रचना है। उर्वशी इनकी चंपू रचना है, चंपू काव्य है। और उर्वशी पौराणिक कथा उर्वशी तथा पुनर्वा पर आधारित है। उर्वशी 1909 में लिखी गई इनकी रचना है। झरना का जो रचना 1918 है। जो इसकी झरना जो 1918 में इनकी जो रचना आई जयशंकर प्रसाद जी की, इसी से जो है छायावाद की शुरुआत भी मानी जाती है। इरावती जो है इनकी अपूर्ण रचना है। तितली जो है 1934 का उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की। प्रसाद जी की और अन्य काव्य रचनाएं, एक सेकंड भाई यहाँ पर देखें तो देख लेते हैं। प्रसाद जी की अन्य काव्य रचनाओं में शामिल है करुणालय, इनका काव्य नाटक है। महाराणा का महत्व और चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि जो हैं इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और प्रसाद जी के जो हैं कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास है। प्रसिद्ध नाटकों में शामिल है सज्जन और प्रायश्चित, एक घूट, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो है टॉप 30 प्रश्नों को करने की कोशिश की है, जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। PYQ को हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रही है। तो इसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हर रोज़ हिंदी विषय से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो है आपको लाइक और कमेंट अवश्य करना है,
क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन भी मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों के लिए एक बार से फिर मैं सहृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग जब मेरे साथ जुड़ते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि बच्चों को मेरे द्वारा कराई जा रही प्रश्नोत्तरी जो है इसका अभ्यास आपको पसंद आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो मेरी मेहनत है आप लोगों के लिए जो है मददगार साबित होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिख करके आप भी जो है अपना रिस्पॉन्स अवश्य दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।